मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 4 एप्पल्स हैं, एप्पल ए और एप्पल बी एक सेम साइज के हैं और जो सी और डी एप्पल है वो सेम साइज के हैं। और अब हम ये देखते हैं कि जो एप्पल सी है और जो एप्पल ए है वो सेम हाइट पे लगे हुए हैं पेड़ पर, और वहीं पे जो एप्पल डी है और एप्पल बी है उनका हाइट भी सेम है। अब जब वो नीचे की तरफ गिरेंगे तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी और किस तरफ होगी? अब बात ये है कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमारे 4 एप्पल्स हैं, एप्पल ए, बी, सी और डी, और एज्यूम कर लेते हैं कि इस पेड़ के आसपास कोई हवा नहीं है, विदाउट एयर, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ वैक्यूम है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये सारे एप्पल्स नीचे की तरफ गिरेंगे तो क्या उनकी वेलोसिटी एक जैसी होगी, या बड़े वाले एप्पल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी छोटे वाले एप्पल्स के कंपैरिजन में? हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एलिफेंट है जो कि खाने की तलाश में पहले वो 80 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जाता है, यानी कि यहाँ से चल के वो 80 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आता है, और उसके बाद वो 60 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल देवीसी एकेडमी बाय राहुल श्रीवास्तव में स्वागत करता हूँ। ये हमारा मोशन इन 2D या ये कहें मोशन इन अ प्लेन का टॉपिक 2 है, जो कि है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब थोड़ा-सा हम रिकैप करते हैं कि टॉपिक 1 में हमने क्या-क्या देखा था। तो टॉपिक 1 में हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड नंबर प्लस यूनिट के कॉम्बिनेशन को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से, यानी नंबर और यूनिट की मदद से। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमें डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत पड़ती है, साथ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हमने डिफिनीशन देखा था स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का, और उसके बीच का डिफरेंस देखा था। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी है। पोजीशन है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो क्या ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर हैं या इनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर भी हैं? तो अगर हम आपसे ये कहें कि इसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उसमें से आप स्केलर क्वांटिटीज़ को अलग कर दें और जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको अलग कर दें, तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में क्या आएगा? जैसा कि जब भगवान ने हमें बनाया तो एक लड़का और एक लड़की में कुछ डिफरेंसेस रखे हैं, जिसको हम सिर्फ देख के ही दूर से ही बता सकते हैं कि ये बॉय है या गर्ल है। जैसे जो बॉयज़ हैं उनके वॉइस देखोगे एज़ कम्पेयर टू गर्ल, तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देख के ही आप बता सकते हो कि ये एक बॉय है या एक गर्ल है। तो इसी तरह क्यों ना हम भी जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनमें कुछ ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज़ कर लें, जिसकी वजह से हमको बस देख के ही पता चल जाए कि एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो हम अभी उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज़ नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ कलर से इनको अलग कर देते हैं। यहाँ पे जो स्काई ब्लू कलर्स के फिजिकल क्वांटिटीज़ दिख रहे हैं, वो आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये जो दिख रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो येलो कलर्स में जिसको मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख रहा हूँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटीज़, चाहे वो वेक्टर हो चाहे स्केलर हो, उसको अलग-अलग कलर से दिखाएँ? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो क्या हम ऐसा कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें ईज़ी गोइंग में ये बता दे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर होंगी और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर होंगी? तो इसके लिए सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा सिंबल है जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ-साथ डायरेक्शन भी बताता हो? तो आइए हम एक-एक करके कुछ सिंबल्स को हमने यहाँ लिया है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, इसमें सिर्फ लेंथ है, तो ये डायरेक्शन तो नहीं बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा है।
ठीक है, लेकिन हमें ऐसा कोई सिंबल चाहिए जो हमें मैग्नीट्यूड भी बताए और साथ में डायरेक्शन भी बताए। तो यहाँ पे आप जो सेकंड नंबर पे हमारा एरो है, यहाँ पे जो ये लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को बता सकता है और जो ये आगे एरो बना हुआ है ये, वो हमें डायरेक्शन को बता सकता है। उसी तरीके से थर्ड में देखेंगे, फोर्थ में देखेंगे तो हम ये पाएंगे एक एरो ही एक ऐसा सिंबल है जो एक टाइम पे हमें मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। अगर एरो का जो ये लेंथ है, अगर वो हम छोटा बनाएंगे तो यानी कि वो कम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर हमें दिखाना है 20 मीटर और यहीं पे अगर हमें दिखाना है 2000 मीटर, तो हम कम मैग्नीट्यूड को शो करना है तो एरो का लेंथ छोटा कर देंगे और बड़े मैग्नीट्यूड को दिखाना है तो एरो का लेंथ बड़ा कर देंगे। तो हमारा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और साथ में ये हमारा डायरेक्शन भी बता देगा। तो एरो ही वो सिंबल है जो कि हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बता सकता है। यहाँ पे हमने कुछ स्केलर क्वांटिटीज लिए हैं और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज लिए। तो अब हमारे अंदर ये एबिलिटी आ चुकी है कि हम एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को अलग अलग कर सकते हैं, वो भी एक एरो यूज करके। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उसमें हमको सिर्फ उसके ऊपर एक एरो लगा देना है और जितनी भी हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं हम उसमें किसी प्रकार का कोई एरो नहीं लगाएंगे। अब थोड़ा सा इस एरो के बारे में समझते हैं कि ये एरो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करना चाहता है। तो इस एरो के 3 पार्ट्स हैं, एक टेल जो कि उसकी पूंछ है, एक हेड जो उसका सर है और एक बॉडी। यहाँ पे जो टेल है वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा, एरो का जो लेंथ है वो हमको उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा और जो इसका हेड है हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा। अब आते हैं थोड़ा सा असली फिजिक्स की तरफ कि अगर इस जो साधु बाबा जो बोर्ड पे बैठे हुए हैं, ये हो गया इनका स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद जो ये है ये इनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको अभी और इतना चलना है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और जो ये एरो है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है, जैसा कि हम अपने कंपास में देखते रहे कि ये ईस्ट का डायरेक्शन है। तो हम इसे एक वेक्टर के हेल्प से इजिली इनके मैग्नीट्यूड को, इनके स्टार्टिंग पॉइंट को और इनके डायरेक्शन को तीनों को रिप्रेजेंट कर लिए। अब आते हैं इस बच्चे की तरफ। जब हम इस बच्चे को देखते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो ये बोट जहां खड़ी है वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरी बात, उसको किधर जाना है। अब ये रिवर कहां तक जाएगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बाबा जी के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन काफी ज्यादा है। वो कहां तक जाएगा अभी कुछ फाइनल नहीं है, यानी वो इधर की तरफ जा रहा है। और तीसरी बात, इस बच्चे का जो डायरेक्शन है वो ना नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं इधर जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन हम कह सकते हैं एक समय के लिए नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो हम इसका भी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको भी वेक्टर से दिखा लिए और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको भी हमने वेक्टर से दिखाया। अब हम आते हैं अपने नए एग्जाम्पल पे। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 4 एप्पल्स हैं, एप्पल ए और एप्पल बी एक सेम साइज के हैं और जो सी और डी एप्पल है वो सेम साइज के हैं। और अब हम ये देखते हैं कि जो एप्पल सी है और जो एप्पल ए है वो सेम हाइट पे लगे हुए हैं पेड़ पर, और वहीं पे जो एप्पल डी है और एप्पल बी है उनका हाइट भी सेम है। अब जब वो नीचे की तरफ गिरेंगे तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी और किस तरफ होगी। जैसा कि आप जानते हो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 चीज दिखाना होता है। सबसे पहला चीज तो ये है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। इस एप्पल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा। उसी तरीके से हर एप्पल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। अब आपको ये भी पता है कि जब एप्पल गिरेगा तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, तो हम डायरेक्शन भी बना देते हैं। सारे के लिए सारे एप्पल्स का हम डायरेक्शन भी अभी दिखा देते हैं कि ये नीचे की तरफ ही आएंगे। अब बात ये है कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमारे 4 एप्पल्स हैं, एप्पल ए, बी, सी और डी, और एज्यूम कर लेते हैं कि इस पेड़ के आसपास कोई हवा नहीं है, विदाउट एयर, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ वैक्यूम है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये सारे एप्पल्स नीचे की तरफ गिरेंगे
तो क्या उनकी वेलोसिटी एक जैसी होगी, या बड़े वाले एप्पल्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी छोटे वाले एप्पल्स के कंपैरिजन में, या ये कहें जो ऊपर एप्पल्स हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और जो नीचे एप्पल्स हैं उनकी वेलोसिटी कम होगी। तो पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि एप्पल का मास क्या है, छोटा एप्पल है, बड़ा एप्पल है, ये उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई एक एप्पल है 1000 केजी का और कोई एप्पल है 1 ग्राम का, तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि उनकी वेलोसिटी, अगर वो सेम हाइट से गिर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी वैक्यूम में। जैसे कि यहां एप्पल ए और एप्पल सी को अगर हम 0 सेकंड्स पे देखते हैं तो इस समय इनकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। अब उसके जस्ट बाद 1 सेकंड के बाद जब ये एप्पल्स नीचे पहुंचते हैं यहां पे, तो उनकी वेलोसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक उसके बाद जब हम तीसरी सेकंड पे बात करेंगे तो उनकी वेलोसिटी अब 9.8 मीटर पर सेकंड से 9.8 इंटू ट्वाइस 19.6 किलोमीटर हो जाएगी। तो उनकी वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऐसे ही हर सेकंड में, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड, पांचवें सेकंड, हर सेकंड में दोनों की वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड से इंक्रीज करेगी। मतलब 0 सेकंड में अगर उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी तो अगले सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक उसके अगले सेकंड में उसकी दूनी होगी। मतलब हर बार 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो यहां पे आते आते उसका जो वेलोसिटी है 13 सेकंड पे 9.8 इंटू 13, यानी कि 13 सेकंड पे आते आते जो एप्पल की वेलोसिटी होगी, चाहे वो एप्पल ए हो बड़ा वाला या एप्पल सी हो छोटा वाला, उसकी वेलोसिटी 127.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वेलोसिटी का मास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अभी ये होने के पीछे का रीजन मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि ये ग्रेविटी यानी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप उस कोच की तरह समझ सकते हो जो कि अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि आपको हर अगले सेकंड में अपनी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ानी होगी, जिसकी वजह से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब सेब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो छोटा सेब हो 1 ग्राम का या बड़ा सेब हो 1000 केजी का, दोनों एक ही वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। वो अपनी वेलोसिटी को हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहे हैं और जब लास्ट 13 सेकंड पे वो जब ग्राउंड को टच करेंगे तब तक उनकी वेलोसिटी 127.4 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। अब बात करते हैं हम एप्पल डी और एप्पल बी की। एप्पल बी की जो टाइमिंग है वो यहां से स्टार्ट हमने किया है और जो एप्पल डी की टाइमिंग है वो हमने यहां से स्टार्ट किया है। तो यहां पे भी सेम वही चीज है। 0 सेकंड पे आप इसकी वेलोसिटी अगर देखो तो वो होगी 0 मीटर पर सेकंड और एप्पल बी की वेलोसिटी भी होगी 0 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में यानी 1 सेकंड पे जब एप्पल यहां पहुंचेगा और ये वाला एप्पल जब यहां पहुंचेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड और इसकी भी वेलोसिटी हो चुकी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। जब वो दोनों एक साथ ग्राउंड को हिट करेंगे एप्पल, तो जब एप्पल बी और एप्पल डी एक साथ दोनों ग्राउंड को हिट करेंगे तो उस समय जो एप्पल बी की वेलोसिटी होगी वो लगभग 9.8 इंटू 7 68.6 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि ये 7 सेकेंड तक ट्रेवल कर रही है। और उसी तरीके से अगर एप्पल डी की बात करें उसकी वेलोसिटी भी 9.8 इंटू 7 इक्वल टू 68.7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। इन चारों एप्पल्स को वेक्टरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे हम दिखाते हैं ए बी सी डी। ठीक है, पहले इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमने एप्पल पे बना लिया। एप्पल ए का यहां पे येलो कलर से, बी का, सी का, डी का ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब क्या करेंगे, एप्पल ए का जो वेलोसिटी है वो है 127.4। तो हम यहां पे साइड में बनाते हैं कि ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये कितना मैग्नीट्यूड हो गया उसका
मैग्नीट्यूड हो गया 127.4 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन टुवर्ड्स डाउनवर्ड है। अब बात करते हैं एप्पल बी की। एप्पल बी जो है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे, यानी हम इसको यहां पे बना देते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लीजिए है, ठीक है। और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ और सिर्फ 68.6 मीटर पर सेकेंड है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम छोटा बनाएंगे, और डायरेक्शन वही है तो डायरेक्शन फिर दिखा देंगे। उसी तरीके से सी और डी की बात करें तो जो जो एप्पल ए की हाइट थी वही एप्पल सी की हाइट है, तो सेम जैसा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने वेक्टर ए के लिए किया है, सी के लिए भी वैसा ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और जो एप्पल बी है और सी है दोनों का हाइट सेम था, तो जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने इसके लिए किया था वही करेंगे। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बॉडी है जो कि मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, और एक डायरेक्शन है, ठीक है। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एलिफेंट है जो कि खाने की तलाश में पहले वो 80 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जाता है, यानी कि यहाँ से चल के वो 80 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आता है, और उसके बाद वो 60 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी ऊपर की तरफ, इस तरफ ईस्ट की तरफ फिर नॉर्थ की तरफ। तो अब हमको इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है अपने ग्राफ पे, तो कैसे करेंगे? तो हमारे ग्राफ का जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे राइट साइड, और लेफ्ट साइड भी 6 सेंटीमीटर है निगेटिव साइन के साथ। तो अब हम 80 किलोमीटर को आखिर इस ग्राफ पे दिखाएं कैसे? तो हम क्या करते हैं, इस छोटे से बनाए हुए फार्मूले का यूज करते हैं कि आखिर में हाथी को जो एक्स एक्सिस पे चलना है वो कितना चलना है, यानी उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, 80 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन ड्राइंग की लेंथ कितनी है हमारी, ड्राइंग की लेंथ हम देख रहे हैं मैक्सिमम 6 है, 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पूरी ड्राइंग की लेंथ नहीं लेते हैं, तो हम 6 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, जो हम इजिली 80 को डिवाइड कर दे उसको ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, और ये चीज हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि जो ड्राइंग की लेंथ लेनी है वो फुल लेंथ नहीं लेनी है, हमेशा फुल लेंथ से कम लेनी है, और ऐसी लेंथ लेनी है जो कि एक्चुअल वैल्यू को इजिली डिवाइड कर सके। तो यहां पे हम 4 ले लेते हैं, ठीक, 4 सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो चूजन वैल्यू है वो क्या होगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा, यानी 20 किलोमीटर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें पर सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर बनाना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने ग्राफ पे पर सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर अगर ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा 20 किलोमीटर के बराबर होगा। तो आइए ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी हम 20 किलोमीटर ड्रॉ कर लिए। और कितना चला है एलिफेंट, ईस्ट की तरफ 80 किलोमीटर उसको चलना है, ईस्ट की तरफ 80 किलोमीटर उसको चलना है। तो 20, फिर जब अगला 1 सेंटीमीटर हमने बनाया तो ये हो गया 40, फिर अगला जो 1 सेंटीमीटर बनाया तो ये हो गया 60, और ये जो अगला हमने 1 सेंटीमीटर और बनाया तो ये हो गया 80। उसके बाद वो 60 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ भी चलता है, ठीक है। तो पहले तो हम वेक्टर को, अभी हमने सीखा है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड तो हमने दिखा दिया 80 किलोमीटर, और फिर डायरेक्शन दिखाते हैं। तो हमने एलिफेंट मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब हम जब एलिफेंट बी टू सी पॉइंट की तरफ जाती है तो उसका भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, यानी कि बी टू सी वो अगर 60 किलोमीटर चली, 1 सेंटीमीटर चलेंगे, तो हमने कहा जब हम 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो वो 20 किलोमीटर के बराबर होगा। हमें 60 किलोमीटर चलना है तो 1 और सेंटीमीटर चलेंगे तो 40 हो गया, और 1 और चलेंगे तो ये हो गया हमारा 60 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहीं से है, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएंगे और डायरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट हाथी का क्या है, जब हाथी यहां से चली थी और यहां पहुंची तो हमने देखा कि पहले वो
80 किलोमीटर चली ईस्ट की तरफ, यानी कि 60 किलोमीटर चली नॉर्थ की तरफ। और इन पे हम एरोज लगा देते हैं, ठीक। तो इसका जो एलिफेंट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। मान लीजिए आप अपने घर से यहाँ से चलना चालू की, आप अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, घूम फिर के आए, दुबई वगैरह सब पूरा घूम फिर के आके अपने सड़क पे आके पान की दुकान पे खड़े हो गए, ठीक। 2-3 साल जो भी लगाओ। तो जब आप घर से निकले थे जिस दिन और आज जहां पहुंचे हो, उसके जिस दिन घर से निकले थे वो आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, और जब आज के दिन जहां आप प्रेजेंट में खड़े हो वो फाइनल पॉइंट हो गया। तो आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस जो है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट। आप कितना चले हो, कहां गए हो, ये मैटर नहीं करता है। आपका इनिशियल पोजीशन क्या था और फाइनल पोजीशन क्या है, उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हाथी किधर गई, कहां गई, इससे मतलब नहीं है। हाथी का जो इनिशियल पोजीशन था वो था पॉइंट ए, और जो हाथी का फाइनल पोजीशन था वो था उसका पॉइंट बी। और पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर हम ग्राफ पे देखें कि डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगा, तो वो कुछ हमारा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस, यानी ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और एरो लगाना जरूरी है, जैसा कि हमने पीछे देखा है कि एरो ही है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से अलग बनाता है। यानी वो ईस्ट की तरफ चली, उसको मान लेते हैं ए, 80 किलोमीटर ईस्ट, और जो नॉर्थ की तरफ गई उसको वेक्टर बी मान लेते हैं जो कि है 60 किलोमीटर नॉर्थ। और उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम जानते ही होंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इससे हम इजिली, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे 60 है तो 60 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा जो है वो 80 है तो 80 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 80 का स्क्वायर 6400। तो ये हम जब ऐड करेंगे 10,000 करीब करीब आएगा, ठीक है। और जब हम इसका स्क्वायर, ये जो ऊपर स्क्वायर है उसको उधर भेजेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये करीब करीब हमारा 100 किलोमीटर आया। यानी जो इसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, इसको हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जमीन और आसमान वाला डिफरेंस है। कभी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट मत समझिए। आप कितना चले हो, आप मान लीजिए मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हो और 2 दिन बाद आके उसी चेयर पे बैठ के देख रहे हो, तो हम पूछेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आपने जहां से अपना तशरीफ उठाया था, वापस कहाँ गए, स्कूल गए, कोचिंग गए, कहाँ गए, वापस से आके फिर वहीं बैठ गए, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और वहां से उठ के अगर किसी बगल वाले चेयर पे बैठ गए तो बस अपने चेयर और उस डिस्टेंस, बगल वाले चेयर का डिस्टेंस नाप लो, जो आएगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो एलिफेंट का डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा 100 किलोमीटर हुआ। यानी उसका जो इनिशियल पोजीशन था और जो उसका फाइनल पोजीशन था, यानी जो सी था, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर होगा। जितनी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें हम यूज करेंगे। हमारा अब स्केलर अलजेब्रा खत्म हो चुका है। अब हम इस चैप्टर में सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये जो 2 + 3 ऐड करने पे आपका 5 आता था, ये वाला मैथ अब आप भूल जाइए। अब आपको क्लास 11th में एक नए टाइप का अलजेब्रा सिखाया जाएगा जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इसको हम वेक्टर अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। और मुबारक हो, बात ही बात में आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सीख चुके हो, जिसको हम नेक्स्ट उसके क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है और पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस एडवेंचर में मजा आया और यह कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें इस चैप्टर से डर लगता है, और देवसी एकेडमी बाय राहुल श्रीवास्तव चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें, क्योंकि हमारा अगला मिशन होगा इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मिशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद, जय भारत।